नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, करंट अफेयर की डेली की क्लासेस हम लोग ले रहे हैं यूपीएससी और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आज हम डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। इसके साथ ही हम लोग आज की इस क्वेश्चंस, इनके बाद क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से। क्या है? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना क्या है, जरा इसे देखते हैं। स्मार्टफोन PLI यानी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन ऐसी सभी 14 योजनाओं में से सबसे सफल आधिकारिक तौर पर समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष यानी 25-26 से कुछ साल आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या है इस योजना में? इसका उद्देश्य घरेलू मोबाइल फ़ोन निर्माताओं को भारत में अपनी इकाइयाँ उपस्थिति का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। क्या है इसमें? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह योजना कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों को बढ़ाती बिक्री प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके बाद आगे क्या है इस उत्पादन में, जरा इसको देखते हैं। यह राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बनाने यानी 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने, अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन और 14 प्रमुख क्षेत्रों में 1.97 करोड़ रुपए का परिपक्व व्यय के साथ योजनाओं की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयां स्थापित करने, आकर्षित करने और स्थानीय कंपनियों को अपनी विनिर्माण इकाइयों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना भारत के बढ़ते रोजगार कार्यबल के लिए नई नौकरियां पैदा करने, उत्पादन उम्मीद से श्रम गहन क्षेत्रों में लक्षित करती हैं। 14 क्षेत्र क्या हैं? मोबाइल विनिर्माण, निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, महत्वपूर्ण मौलिक दवा, मध्यस्थ सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, चिकित्सा उपकरण एवं विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, वाइट गुड्स यानी AC और LED, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उद्योग और तकनीकी कपड़ा, उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल और उन्नत रसायन सेल, बैटरी और ड्रोन घटक। ये 14 सभी क्षेत्र जो हैं PLI योजना के उचित अनुमोदन के बाद संबंधित मंत्रालयों विभागों द्वारा अधिसूचित की गई हैं। ये योजनाएं कार्यान्वयन मंत्रालय विभागों द्वारा कार्यान्वित और विभिन्न चरणों में से एक हैं। PLI योजना से देश के MSME पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ठीक है, PLI योजना के तहत पहचाने गए सभी स्वीकृत क्षेत्र प्रमुख प्रौद्योगिकी में ध्यान केंद्रित करने के व्यापक मापदंडों का पालन करते हैं, जहां भारत छलांग लगा सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार और को लाभ बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये आपके PLI योजना है। इसके बाद इसमें आगे क्या है इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मित्रों, आगे इसमें बताया गया है स्मार्टफोन PLI फ़ोन का घरेलू उत्पादन 2014 में 4.1 ट्रिलियन रुपए हो गया है, जो योजना की घोषणा के पहले वित्तीय वर्ष में 2.14 ट्रिलियन रुपए था। 2024 में स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर 1.2 ट्रिलियन रुपए हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 20 में यह 27,225 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित है और इसमें आपके PLI योजना यानी स्मार्टफोन लिंक्ड योजना के अंतर्गत इसको हाईलाइट किया गया है, यानी स्मार्टफोन को उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अगली न्यूज़ जो हमारी है, अगली न्यूज़ मित्रों, उसको हम लोग देखते हैं। वो है आपकी बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर की लोकेशन पहले क्या है इसमें ज़रा समझ लीजिए। फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, एस्टोनिया जैसे नाटो सदस्य के बीच में भ्रम और चिंता पैदा करने के बाद पूर्वी बाल्टिक सागर में रूस की समुद्री सीमा को संशोधित करने में रूसी रक्षा मंत्रालय का प्रस्ताव आधिकारिक पोर्टल से हटा दिया गया है। क्या है, ज़रा इस मैप के द्वारा हम लोग समझते हैं क्या इसमें डिफाइन किया गया है। तो आप ये देखिए, बाल्टिक सागर, ठीक है, तो लताविया, लुथानिया, बेलारूस, कैस्पियन, ये जो आपका बाल्टिक सागर है, इसके आसपास की जो अपनी सीमा है वो रूस ने डिफ़ाइन की है और इसके लिए ये सुर्खियों में रहा है। क्या पृष्ठभूमि है, इसको ज़रा एक बार को समझते हैं। तो
फिनलैंड और बाल्टिक राज्य सभी यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य हैं और सैन्य गठबंधन और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाल्टिक सागर के बारे में जरा जानते हैं तो क्या है। बाल्टिक सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर की भुजा, दक्षिणी डेनमार्क अक्षांश उत्तर की ओर लगभग आर्कटिक सर्कल तक फैली है और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का शेष महाद्वीप यूरोप से अलग करती है। बाल्टिक सागर डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, स्वीडन और उत्तरी मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ है। यह अटलांटिक का सेल्फ समुद्र और सीमांत समुद्र है। दोनों के बीच जल विनिमय है जो इसे अंतर्देशीय समुद्र बनाता है। बाल्टिक सागर डेनिश जलडमरू मध्य से होकर ओरेसंड, ग्रेट बेल्ट, लिटिल बेल्ट के रास्ते कैटेगाट में गिरता है और इसे बोथनिया की खाड़ी और बोथियन सागर में विभाजित फिनलैंड की खाड़ी और रीगा की खाड़ी गदांस्क की खाड़ी में शामिल है। आगे क्या है। बाल्टिक राज्य या बाल्टिक देश एक भू राजनीतिक शब्द है जिसमें एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया शामिल हैं। ठीक है। तीनों देश नाटो, यूरोपीय संघ, यूरोजोन, ओईसीडी के सदस्य हैं। बाल्टिक सागर पूर्वी तट पर स्थित 3 संप्रभु राज्यों में कभी कभी बाल्टिक राष्ट्र भी कहा जाता है। तो वहाँ पर सीमा पुनर्परिभाषित करने के कारण ये सुर्खियों में रहा। आगे हैं रेजलैंड्स के निधन से संबंधित। क्या है रेजलैंड्स, कौन व्यक्ति हैं, जरा इसे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कॉम्बैक्टेड यूनिवर्सिटी की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में आधे रेजलैंड खराब हो गए हैं, जो नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है और इन पर निर्भर समुदायों को केंद्रित करने की समर्थन की आवश्यकता है। रंगभूमि 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली है, जो पृथ्वी की सतह का 54% है और इसकी विशेषताएं कम वनस्पतिक हैं और इनमें घास के मैदान, झाड़ियाँ, आर्द्रभूमि, रेगिस्तान, अर्धशुष्क भूमि, पर्वतीय चरागाह और पठार और टुंड्रा शामिल हैं। यूएनसीडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में थार रेगिस्तान से लेकर हिमालयी घास के मैदान तक रेजलैंड लगभग 1.21 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला है क्या रेजलैंड, जरा इसको समझते हैं। रेजलैंड होती क्या है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। रेजलैंड प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित है जो पशुधन या जंगली जानवरों द्वारा चरे जाते हैं। रेजलैंड घास, झाड़ियाँ, खुले जंगल और कृषि वानिकी प्रणालियाँ हैं जैसे वनस्पतियाँ होती हैं। रेजलैंड वनस्पति की सटीक प्राकृतिक वर्षा, तापमान, अन्य जलवायु घटनाओं से प्रभावित होती हैं। यूएनसीडी रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में रेजलैंड पृथ्वी की स्थलीय सतह के क्षेत्र में 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं। इस प्रकार दुनिया में सबसे अधिक भूमि कवर का उपयोग किया जाता है। वे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं जो वायुमंडल से निकलने की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। मीठे पानी के भंडार गिरे भूमि के मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। दुनिया भर के लाखों खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए रेजलैंड पर निर्भर हैं। यूएनसीसीडी रिपोर्ट में कहा गया है कि रेजलैंड वैश्विक खाद्य उत्पादन 16% और पालतू शाकाहारी जीवों के लिए 70% का चारा उत्पन्न करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रूप से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में हैं। यूएनसीसीडी रिपोर्ट क्या कहती है, जरा इसको समझते हैं। यूएनसीसीडी रिपोर्ट में पाया है दुनिया के लगभग 50% रेजलैंड को अपमानित माना जा सकता है या मूक निधन हो चुका है। इनका जलवायु परिस्थिति, अस्थिर भूमि, पशुधन प्रबंधन, प्रधान जैव विविधता की हानि, रेजलैंड कृषि भूमि के स्थानांतरण से संबंधित हैं। ठीक है। यूएनसीसीडी रिपोर्ट में पाया गया दुनिया के लगभग 50% रेजलैंड अपमानित हैं। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, कृषि भूमि रूपांतरण, रेजलैंड में कुछ प्राथमिक चालक हैं। चरागाह समुदायों के बीच भूमि अधिग्रहण, अनिश्चितता भी इनके पतन का कारण बनती है। बदले में चरागाहों पर निर्भर समुदायों में गंभीर रूप से प्रभावित करता है क्योंकि उनकी गिरावट मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता को प्रभावित करती है जिससे आय में गिरावट आती है। चराई अधिकारों और अधिकारियों के साथ संघर्ष में वृद्धि होती है। चराइवाही कौन है? पशुचरण पशुधन उत्पादन पर आधारित आजीविका प्रणाली है। इसमें पशुधन पालन, डेयरी उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, चमड़ा उत्पादन शामिल हैं। पशुधन उत्पादन में शामिल स्वदेशी गैर स्वदेशी दोनों समुदाय समूह को चरवाहे के रूप में जाना जाता है। सब मवेशी, घोड़े, बैल, भेड़, बकरी, ऊँट, याक, लामा, अल्पाका, सूअर पाले जाते हैं। कुछ चरवाहे बतख और मुर्गियाँ भी पालते हैं। उनकी आजीविका अत्यधिक चरागाहों रेजलैंड की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और ये पहुंच पर बात करती है। भारत में हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं
लेकिन अनुसंधान की वकालत गुज्जर, बकरवाल, रेवड़ी, मालधारी 46 समूह हैं जिनकी आबादी 13 मिलियन बताई जाती है। भारत में योगदान क्या है? 20% पशुधन आबादी का घर है। चरवाहों का लेखांकन के अनुसार 77% चरवाहे प्रणालियों में पाला जाता है और झुंड में रखते हैं। सामान्य भूमि को छोड़ दिया जाए तो चरवाहे देसी भूमि नस्लों की भी रक्षा करते हैं। पशुपालन के बारे में पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करते हैं। वर्तमान में भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक डेयरी का 30% हिस्सा है। पशु और डेयरी के अनुसार भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक और भेड़ और बकरी के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इस क्षेत्र में पशुचारकों का प्रमुख योगदान है। तो रोजलैंड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि करंट में जो आपके लद्दाख में जो एक मूवमेंट हुआ था वो भी रोजलैंड को सेव करने के लिए ही हुआ था, क्योंकि भारत सरकार ने वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परियोजनाएं की हैं, जिसके कारण रोजलैंड धीरे धीरे कम हो रही है, जिस पर ये मूवमेंट भी किया गया। उसी पर आधारित ये लेख है, इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था कल। ठीक है, आगे है हमारा तृतीय विनियमन क्षेत्र। क्या है जरा इसको समझते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर में समुद्र तटों की सफाई, अतिक्रमण हटाने के अलावा कोई भी गतिविधि करने से पहले तमिलनाडु राज्य तटीय प्रबंधन प्राधिकरण से मंजूरी लेने का आदेश दिया है। ने 100 करोड़ के चेन्नई तटरेखा नवीकरण पुनरुद्धार परियोजना के हिस्से में CMD में कोयसीमुड, तिरुवट्टुर और इंजंगवक्कम अकराई हिस्सों में एकीकृत तटीय समुदाय के विकास की योजना बनाई, जिसमें फ्री वेग बिल्डिंग, साइकिल ट्रेड, फूड जैसी सुविधाएं शामिल थीं। तटीय विनियमन क्षेत्र में परिदृश्य, ओपन एयर थिएटर, खुली पार्किंग, पैदल यात्री पथ, खेल, जहां ऐसी गतिविधियां निषिद्ध हैं। आगे क्या बताया गया है जरा उसको देखते हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र में भारत के समुद्र तट एक सुरक्षात्मक क्षेत्र हैं, जो भारत सरकार द्वारा तटीय पर्यावरण पारिस्थितिकी संरक्षण में बनाए हैं। पहली बार फरवरी 1991 में अधिनियम पर्यावरण संरक्षण 1986 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। 2019 में क्या हुआ? तटीय संरक्षण सुरक्षा के अलावा 2019 में अधिसूचित तटीय क्षेत्रों की गतिविधियों को भी बढ़ाती है, और जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन और जीवन स्तर बेहतर होता है। 19 की अधिसूचना की विशेषताएं क्या हैं? पहली CRZ1, दूसरी CRZ2, तीसरी CRZ3, ये 3 श्रेणियों में बताया गया है। क्या है? इसे आगे IA के रूप में वर्गीकृत पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। 1B इंटर टाइडल जोन यानी LTL लो टाइड लाइन और STL हाई टाइड लाइन के बीच का क्षेत्र है। CRZ मौजूदा नगरपालिका सीमाओं के भीतर अन्य मौजूदा कानूनों में नामित शहरों में तटरेखा तक नज़दीक विकसित क्षेत्रों में गठन करेगा, जो काफ़ी हद तक निर्मित हैं। भूमि क्षेत्र में अपेक्षाकृत आबदित भूमि क्षेत्र हैं, जिसे CRZ2 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, CRZ थर्ड में क्या है जरा उसे देखते हैं। थर्ड में क्या किया गया है? निम्नलिखित हैं। थर्ड A घनी आबादी वाले थर्ड क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व 11 की जनगणना 2161 से अधिक हो। CRZ थर्ड A में थे। थर्ड B 2011 की 21 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो। ठीक है, नो डेवलपमेंट जोन का विस्तार दोनों क्षेत्रों में अलग अलग है। CRZ4 जल क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। फोर्थ A और फोर्थ B को में वर्गीकृत किया गया है। CRZ1 और CRZ4 की स्थिति परियोजनाओं और गतिविधियों को मंजूरी प्रक्रियाओं, वन, जलवायु परिवर्तन और मंत्रालय द्वारा निपटाई गई है। ठीक है, पर्यटन उद्योग में अगर हम बढ़ावा देने की बात करें, STL न्यूनतम 10 मीटर की दूरी पर CRZ थर्ड की डेवलपमेंट जोन की बात की गई है। झोपड़ी, शौचालय, चेंजिंग रूम, पानी सुविधाएं अस्थायी पर्यटन को दी गई हैं। गंभीर संवेदनशील तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र अधिनियम 1986 के तहत पहचाने गए हैं, और अन्य पारिस्थितिकी के रूप में संवेदनशील क्षेत्र जैसे गुजरात की खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, मालवन महाराष्ट्र के अचरा रत्नागिरी, करावल कर्नाटक और कुंडापुर केरल, वेम्बनाड तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, भीतरकनिका आंध्र प्रदेश में कौरिंगा, गोदावरी, कृष्णा के गंभीर रूप से कमजोर तटीय क्षेत्र के रूप में माना जाएगा और भागीदारी को प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला न्यूज़ है हमारी वो क्या है उसे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको ज़रा समझते हैं। सोलर इसके बारे में बताया गया है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। ये गठबंधन अपने सदस्य देशों को ऊर्जा पहुंचाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, संक्रमण चलाने के साधन के रूप में जाना जाता है। ISA की कल्पना सौर ऊर्जा समाधानों तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ
जुटाने और भारत फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई है। 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 21वें पक्षकारों के मौके पर की गई। विजन, आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्ज्वल बनाएं। मिशन, हर घर चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, हर घर में रोशनी, ये इसका मिशन होगा। ठीक है, विज़न भी हो गया, मिशन भी होगा। इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में है। अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित है। 2020 में फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अब ISA के में शामिल होने के लिए पात्र हैं। ISA में टूवर्ड्स 1000 रणनीति निर्देशित है, जिसका लक्ष्य 30 तक सौर ऊर्जा समाधानों को 1000 अरब अमेरिकी डॉलर तक निवेश जुटाना है, जबकि स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में 1000 मिलियन लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने की बात की गई है। परिणाम स्वरूप 1000 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का स्थापना करना, हर साल लगभग 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक सौर उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। सौर गठबंधन का नेतृत्व महानिदेशक द्वारा किया जाता है, जो संचालन का नेतृत्व करता है। ISA सचिवालयों के कार्यों को करता है। ISA विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ISA की महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्या हैं? वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड, ठीक है, OSWOG वैश्विक सहयोग की सुविधाजनक बनाने, जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से जुड़े हैं, वैश्विक परिस्थितियों के तंत्र का निर्माण रूपरेखा केंद्रित करता है, जो निर्बाध रूप से साझा किया जा सकता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड ये एक लेख था। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। अगला क्या टॉपिक है? वो है हिमालय हिमनदी झीलों का विस्तार। इसमें ज़रा समझते हैं क्या हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी इसरो ने निगरानी डेटा हिमालय 1984-30 के बीच हिमनद झीलों में बड़े पैमाने पर विस्तार देखा गया। निचले इलाकों में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है, जिसके कारण क्या है, हिमनद झीलों का निर्माण प्रक्रिया आधार 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात मोराइन यानी मोरेन द्वारा क्षतिग्रस्त पानी, बर्फ बाधित, कटाव बाधित और अवसादों से हिमानी झीलें। क्या है, इसरो के अवलोकन से क्या मिला है, जरा इसको देखते हैं। तो 16-17 के दौरान पहचानी गई 10 हेक्टेयर बड़ी 2431 झीलों में 676 हिमनद झीलों 1984 के बाद उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है। 130 झीलें भारत में स्थित हैं, जिनमेम से 65, 7, 58 झीलें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित हैं। बेसिन क्रमशः हिमालय प्रदेश और 4068 मीटर ऊंचाई पर स्थित भूपांग घाट हिमनद झीलों में दीर्घकालिक परिवर्तन 1989 और 2022 के बीच 36.49 हेक्टेयर 178% वृद्धि दर्शाते हैं। हिमालय हिमानीय झीलों का विस्तार का कारण ग्लोबल वार्मिंग कारण हिमालय के तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर के पिघलना बढ़ रहा है। पिघला हुआ पानी मौजूदा हिमनद झीलों में समा जाता है, जिसका आकार बढ़ रहा है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, बिना झीलों में पानी डालते हैं बल्कि भूमि सतहों पर उजागर हो जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर अक्सर चट्टान और मलबे में प्राकृतिक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मोरैन कहा जाता है। जैसे जैसे ग्लेशियर सिकुड़ते हैं, मोरैन कमज़ोर हो जाता है और ढहने की आशंका अधिक होती है। अचानक ढहने से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लस्ट शुरू हो सकता है, जो विनाशकारी घटना और बड़ी मात्रा में पानी नीचे को छोड़ जाता है। क्षेत्र की बढ़ी हुई वर्षा, बर्फबारी सहित पर्यटन पैटर्न मरुभूमि विस्तार होता करता है। ठीक है, फार्मा फर्स्ट वह मिट्टी होती है जो साल भर जमी रहती है। ठीक है, जल निकासी प्राकृतिक बाधा में कार्य करते हैं। जैसे जैसे बढ़ते तापमान के कारण फार्मा फ्रस्ट पिघलता है, अवसाद पैदा करता है, पानी इकट्ठा होता है और हिमनद झीलों का विस्तार योगदान होता है। बुनियादी ढांचे के विकास, सड़कें, जल विद्युत परियोजनाएं, ये अतिरिक्त खनन, ये भी इसमें हिमनद को झीलों में बदलने का प्रयास कर रही हैं। आगे क्या है इसमें, जरा इसको समझते हैं। आगे का रास्ता देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कम करके हिमनद को पिघलने से बचाया जा सकता है। ठीक है, पीछे हटने का मूल कारण महत्वपूर्ण है। इनमें से नवीकरणीय परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता, विभिन्न कम लागू करने जैसे उपायों को जलवायु परिवर्तन वैश्विक प्रयास हिमनद है। जोखिम समुदाय अलर्ट प्रसारित करके हिमनद झीलों से बचाया जा सकता है। आगे जोखिम वाले समुदायों में अलर्ट प्रसारित करके हिमनद में स्थिर प्रबंधन इंजीनियरिंग उपायों को लागू करके आर्द्र भूमि जंगलों में प्राकृतिक पारिस्थितिकी करके प्रभावी हिमनद झील प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन योजना निर्णय कर लेने से, ठीक है, हिमालय में कई हिमनद झीलों में सीमा पर प्राकृतिक को देखते हुए प्रभावी प्रबंधन, जोखिम में कमी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। ग्लेशियर से पोषित नदी घाटियों में साझा करने से सहयोगात्मक निपटने में, सूचना साझा करने में संयुक्त निगरानी की सुविधा करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ।
आगे आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है, इसके आंसर जरूर दीजिए मित्रों। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसके भी आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका सौर गठबंधन से, और इसके भी क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। तो मित्रों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में, ठीक है। कल के क्या क्वेश्चन थे? कल का पहला क्वेश्चन था अरब लीग की स्थापना 1948 में प्रथम अरब इजराइल युद्ध में हुई थी। फिलिस्तीन लीग का संस्थापक सदस्य, इसका मुख्यालय काहिरा और मिस्र में स्थित है। तो अरब लीग में अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड केवल एक ही कथन सत्य है, और वो कौन सा कथन है? अगर हम इसको देखेंगे तो केवल ये कथन है, ये दोनों क्या हैं? गलत हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत प्रतिस्पर्धा आयोग से संबंधित है, उसके बारे में हम देखते हैं और आंसर बताते हैं। क्या है? इसे एकाधिकार प्रबंधन शक्तियां प्राप्त हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की एक वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो मित्रों लास्ट वाला गलत है, बाकी दोनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक तीसरे क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट उद्धव समाचारों में सुना होगा, ठीक है। भारतीय सेना की दूरदर्शी पहल, जैसा कि आपको बताया था मनोज पांडे ने इसको ऑपरेशन उद्धव को बताया था, तो ज़्यादा जाना ही नहीं है, पहला आंसर ही इसका सही होगा। तो मित्रों आपके कमेंट बॉक्स हमें मिल रहे हैं, पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आपको बराबर प्राप्त हो रहे हैं, और सभी संस्थानों के पेपर लगभग अपलोड किए जा चुके हैं, और जो रह गए हैं वो भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लगातार संपर्क में रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्ले ऑफ का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।